वेलकम बैक। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। कोर्ट राउंड अप लेकर हाजिर हूं मैं। अंकित शर्मा हत्याकांड में सजा का ऐलान हो गया है। ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा मुकर्रर की गई है। कड़कड़ुमा कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। पुलिस ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या हुई थी, आपको याद होगा। तत्कालीन पार्षद रहे थे आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन। तस्वीरें आपके सामने आ गई। इस पूरे मामले को लेकर यह भी जानकारी आई, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस इसको माना गया। फांसी की सजा की मांग पुलिस की तरफ से की गई थी। हालांकि आरोपियों को अभी उम्र कैद की सजा मुकर्रर की गई है कड़कड़ुमा कोर्ट की तरफ से। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, विस्तार से बता दें क्या कुछ रहा कोर्ट में। देखिए रोहित, जैसे ही सजा का ऐलान होना था उससे पहले सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। सभी पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद थे। उसके बाद अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ताहिर हुसैन समेत 5 को उम्र कैद की सजा दी जाती है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया अपने फैसले में कि यह मामला जघन्यतम श्रेणी के में नहीं आता है, इसलिए इसमें मौत की सजा नहीं दी जा सकती है। और यही कहते हुए कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट से मांग की थी और कहा था कि जिस तरीके का अपराध किया गया है इन लोगों द्वारा, उसको देखते हुए कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि अंकित शर्मा की मौत के बावजूद भी उन्हें घसीट कर ले जाया गया और नाले में फेंका गया। जो 51 बार चाकुओं से गोदा गया, उसमें कई बार मौत के बाद भी चाकुओं से गोदा गया। यह कसाई से कम नहीं है। जानवरों जैसा मरने के बावजूद भी व्यवहार किया गया, इसलिए इन्हें मौत की सजा दी जाए। वहीं ताहिर हुसैन की तरफ से पेश वकील ने कहा कि वहां पर भीड़ काबू पुलिस भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए किसी एक व्यक्ति को दोषी करार देना या मौत की सजा की मांग करना यह उचित नहीं है। लिहाजा इस मामले में मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस सबूत ही नहीं पेश पाई षड्यंत्र रचने का, फिर पुलिस कैसे मौत की सजा मांग कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि उस दौरान ताहिर हुसैन मौके पर मौजूद नहीं था, उसे संबंधित साक्ष्य पुलिस ने पेश नहीं किया अदालत में, इसलिए कम से कम सजा होनी चाहिए। अदालत ने दोनों पक्षों के जिरह के बाद पिछले दिनों इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था और आज जाकर के कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। गोपाल जी मेरे साथ बने रहिएगा, आगे भी केसेस पर आपसे बात करूंगा। बैंक अकाउंट फ्रीज मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची है तृणमूल कांग्रेस। कांग्रेस इस याचिका में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चैलेंज किया गया है। हाईकोर्ट ने खातों को फ्रीज करने पर रोक से इनकार कर दिया था। ईडी ने टीएमसी के 3 एचडीएफसी बैंक के खातों को फ्रीज किया है। पार्टी के पैसों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर 3 अगस्त को सुनवाई करेगा। तो टीएमसी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर पिटीशन दाखिल की थी, वहां से कोई राहत नहीं मिली। अब सर्वोच्च अदालत का रुख टीएमसी की तरफ से किया गया है। गोपाल जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। गोपाल जी, इस पूरे केस के बारे में विस्तार से बता दीजिए एक बार। जी बिल्कुल रोहित, यह पूरा मामला यह जब विधानसभा चुनाव खत्म हुआ था उसके बाद से पैसे के लेन देन को लेकर के इस मामले को लेकर के शिकायत दर्ज कराई गई थी और इसी आधार पर ईडी ने 5 जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें पता चला था कि एक एविएशन कंपनी द्वारा करीब 150 करोड़ रुपए के लेन देन हुई है और चुनाव के दौरान ही उसके आसपास ही यह पैसा जो है वो ट्रांसफर किया गया है। इस सिलसिले में जब ईडी आगे जांच बढ़ी तो टीएमसी के 3 बैंक अकाउंट में 450 करोड़ रुपए के आसपास जमा था, जिसे ईडी ने फ्रीज कर दिया, जिसके खिलाफ जो टीएमसी ने हाई कोर्ट का रुख किया और हाई कोर्ट में कहा कि टीएमसी का यह फैसला बिल्कुल गलत है। एफआईआर दर्ज करने के 2 दिन के भीतर ही आखिर कैसे अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। एक तरीके से राजनीतिक पार्टी पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है और जो रोजमर्रा की खर्च है उस पर लगाम लगाया जा रहा है। जिसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने मामूली राहत दी थी और कहा था कि जो फ्रीज किया गया उस पर रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन रोजमर्रा की खर्च के लिए पैसा निकालने की अनुमति दे दी थी। लेकिन यह अनुमति तब मिलेगी जब अदालत द्वारा नियुक्त अधिकारी से इस पर मंजूरी मिल जाएगी, उसके बाद ही रोजमर्रा की खर्च के लिए पैसा निकाल पाएंगे। तब जाकर के टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कहा है कि ईडी का फैसला बिल्कुल गलत है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर ईडी के फैसले पर रोक लगाए और जो फ्रीज किया गया अकाउंट उससे खोले। हालांकि ईडी का मानना है कि उसके पास तमाम सबूत है और अदालत में वह सबूत सुनवाई के दौरान जरूर पेश करेगी। जी गोपाल जी प्लीज बने रहेगा मेरे साथ, आगे भी कई केसेस पर बात करूंगा।
मुस्लिम समुदाय में बहु विवाह पर रोक लगाने की मांग को लेकर भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है। इस याचिका में बहु विवाह को दंडनीय अपराध घोषित करने की मांग की गई है। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की भी इसमें मांग की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है। जिस तरीके से बहु विवाह हो रहे हैं उसको दंडनीय अपराध घोषित करने की मांग की गई है। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की भी मांग इसमें की गई है और इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण लगातार बने हुए हैं। गोपाल जी, इस पूरी पिटीशन में क्या कुछ है और केंद्र सरकार से जो जवाब मांगा गया है, क्या आपके सोर्सेज बता रहे हैं, कितनी तैयारी सरकार की? देखिए रोहित, जो पूरे अगर हम पिटीशन की बात करें तो लगभग 410 पेज का यह पिटीशन है और उस पिटीशन में कहा गया है कि जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बहु विवाह के जरिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको देखते हुए बहु विवाह पर पूर्ण तरीके से रोक लगाई जाए और साथ ही इसे दंडित अपराध घोषित की जाए। इन दो मांगों को लेकर के यह याचिका दायर की गई है। याचिका में यह भी कहा गया कि जो एक सर्वे कराया गया था, उस सर्वे में 85% महिलाओं ने यह कहा है कि बहु विवाह पर पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए और इसे अपराध घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि संगठन ने लगभग 2500 मुस्लिम महिलाओं से जो है वो पूछताछ की है और सर्वे किया है और उनसे पूछताछ के आधार पर यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी है और सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि इस पर पूरी तरीके से बैन लगाया जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि जो फिलहाल जो मौजूदा कानून है उस पर जो है अगर देखा जाए तो वो उतना असर नहीं है, कारगर नहीं है, जिस तरीके से आज के समय में लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के यह याचिका दायर की गई। रोहित, देखिए, यह पहली बार ऐसा नहीं है कि बहु विवाह, शरीयत या अन्य चीजों की मांगों को लेकर के याचिका दायर की गई हो। लगभग 1 दर्जन के आसपास याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहले भी दायर हो चुकी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। लेकिन ये जो आज याचिका दायर की गई हो उसमें सिर्फ बहु विवाह को लेकर के ही प्रतिबंध लगाने की मांग की गई, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब देखना होगा केंद्र सरकार की तरफ से इस मसले पर क्या कुछ जवाब दिया जाता है। स्टे विद मी, आगे भी आपसे बात जारी रखूंगा। उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हाईकोर्ट में 27 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। इस याचिका में करकरडुमा कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी है उमर खालिद। तो इससे पहले भी आपने देखी कई बार राहत, कई बार कोर्ट से बाहर जमानत और एक बार फिर से उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 27 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण लगातार बने हुए हैं। गोपाल जी, इस पूरे केस को लेकर भी ऑब्वियसली कभी बहुत राहत भी मिली, कुछ घंटों के लिए इजाजत भी मिली, वीडियो कॉल्स की जा सकती है उमर खालिद की तरफ से, 1 बार 2 बार 3 बार उन चीज़ों को लेकर भी बातचीत चली, लेकिन जमानत को लेकर हर बार कुछ ना कुछ चीज़ें ऊपर नीचे रही। अब हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में केस पहुंचा हुआ है, पुलिस से भी जवाब मांगा गया है और अगली सुनवाई है 27 तारीख को। क्या कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं? जी बिल्कुल रोहित, आपने सही कहा, क्योंकि 3 बार उमर खालिद की जमानत को खारिज किया जा चुका है। चौथी बार उसने जमानत की अदालत से गुहार लगाई है, क्योंकि हाल ही में करकरडुमा कोर्ट ने न सिर्फ उमर खालिद बल्कि शर्जील इमाम दोनों की ओर से दायर जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यूएपीए के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो मामला अब लार्जर बेंच के पास भेजी गई है। लार्जर बेंच जब तक इस मामले में सुनवाई कर कोई आदेश पारित नहीं कर देता है तब तक इस मामले में जमानत देना उचित नहीं होगा, और यही कहते हुए उमर खालिद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद उमर खालिद ने दिल्ली हाईकोर्ट में न सिर्फ नियमित जमानत याचिका बल्कि अंतरिम जमानत की भी गुहार लगाई है। 2 जमानत याचिका दायर की है। दोनों जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया है। 27 अगस्त को दोनों जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं इससे पहले शर्जील इमाम ने भी दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, उसकी याचिका पर भी नोटिस जारी हुआ था और उसकी याचिका पर भी 27 अगस्त की तारीख तय की गई है। यानी कि उमर खालिद और शर्जील इमाम दोनों की ओर से दायर जमानत याचिका पर 27 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। बने रहेगा गोपाल जी मेरे साथ, आगे भी और खबरों पर आपसे बात करूंगा।
देखिए 200 करोड़ रुपए से जुड़ा है पूरा मामला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर सुनवाई भी हुई है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आरोप तय करने के खिलाफ ये याचिका दायर की गई है। पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। मकोका और आईटी एक्ट की धाराओं में आरोप तय किए गए थे और पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को भी इस पिटीशन में चैलेंज किया गया है। तो 200 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़ा पूरा मामला है। सुकेश चंद्रशेखर, इससे पहले भी आपने देखा होगा जेल के अंदर से भी लेटर्स वो लिखता रहा है। गोपाल कृष्ण लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। गोपाल जी, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ रहा है अब तक, और जो पटियाला हाउस कोर्ट से चीजें निकल कर आई उसमें क्या कुछ है, और चैलेंज जो उसको किया गया है उसके बाद से किस तरह की इंडिकेशंस है? देखिए रोहित, बहुत दिलचस्प कहानी है। सुकेश चंद्रशेखर एक अन्य मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। तो उस दौरान वो अपने आप को गृह सचिव बताता है, कानून सचिव बताता है, और उसके बाद जो रैनबैक्सी के मालिक की पत्नी है वो उसके झांसे में आ जाती है और 200 करोड़ रुपया जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है और यह पैसा विदेशों में लेन देन होती है और कुछ पैसे इंडिया में भी लेन देन होती है। उसके बाद से यह सिलसिला शुरू होता है और जब आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है उसके बाद मामला अदालत पहुंचा, अदालत जांच के आदेश देता है, तो इसमें तिहाड़ जेल के कई अधिकारी नप जाते हैं। उसके बाद सुकेश चंद्रशेखर को तिहाड़ जेल से ट्रांसफर करके दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद इस मामले में जब आगे कार्रवाई होती है तब जाकर के पता चलता है कि यह पैसा लिया गया है। इस पैसे का इस्तेमाल अन्य जगहों पर किया गया है, जिसमें जैकलिन फर्नांडिस को भी महंगे महंगे तोहफे दिए गए थे और सुर्खियां बनी थी। इसी सिलसिले में पटियाला हाउस कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर, उनकी पत्नी लीना पॉलोज और जैकलिन फर्नांडिस सहित अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किया था। यहां तक कि मकोका की धाराओं के तहत भी आरोप तय किए गए थे, जिसके खिलाफ सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसकी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बहुत धन्यवाद गोपाल जी, थैंक यू सो मच, आप जुड़े मेरे साथ। कोर्ट राउंड अप में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।